जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम एक गेम से। इस गेम में एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। सवाल है कि 12 बंदर 12 केले 12 दिन में खाते हैं, तो एक बंदर एक केला कितने दिन में खाएगा। उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आया होगा। रिपीट कर देता हूँ, 12 बंदर 12 केले 12 दिन में खाते हैं, तो एक बंदर एक केला कितने दिन में खाएगा। ये सवाल है आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में मुझे इंतज़ार रहेगा, आप सब लोग इसका जवाब देंगे। देखिए, बातें हमेशा, कम्युनिकेशन हमेशा 2 साइड होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। अब मैंने वीडियो बना के डाल दी, आप लोगों ने देखी, आप लोगों को कैसा लगा, ये सब जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तो इंटरेक्शन हमारा और आपका नहीं हो पाएगा। तो कमेंट में आप लिखें अपनी चीज़ें, आप लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये सारी चीज़ें करें, जिससे हमें पता चले कि आप इंटरेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, इंटरेक्शन आपका बन रहा है। 2 वे कम्युनिकेशन हमारा और आपका बन रहा है। आज मैंने कुछ सवाल लिए हैं। इन 10 सवालों की मदद से मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि कहाँ कहाँ सवाल में आपको x मानना है, कहाँ कहाँ समीकरण यानी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ संख्या मानकर काम चल जाएगा, कहाँ कहाँ ऑप्शन से हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ये चारों चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता कि आप कहें कि मैं कहूँ कि बिना फॉर्मूले के आपका पूरा अंकगणित हो जाएगा। तो ये केवल एक मिथ है, पूरी झूठी तसल्ली है। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए, साम दाम दंड भेद, चारों तरीके से आप जब गणित को पढ़ेंगे तभी आप पूरा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, इन्हीं में मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ जहाँ बिना x माने काम ही नहीं चलेगा कुछ सवाल में, और कैसे समीकरण बनाते ही सवाल हमारा ख़त्म हो जाएगा, कैसे हम अपना समय कम करेंगे x मानकर सवाल में। हालांकि बहुत ज़्यादा सभी सवालों में x मानने की ज़रूरत नहीं होती। मुश्किल से 5 से 10% सवाल ऐसे होते हैं जहां x मानने पे हमारा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। वही कैसा सवाल होगा, कहाँ x माननी है, कहाँ नहीं मानना, कहाँ संख्या माननी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इन सवालों के माध्यम से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल है 2 संख्याओं का जोड़ 24 है, इनका गुणनफल 143 है, इनके वर्गों का योगफल बताइए। सवाल मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ गया होगा। 2 संख्याएँ, जब आप कहेंगे 2 संख्याओं का जोड़ 24 है तो मैं कहूँगा x और y 2 संख्या हैं, इन्हें जोड़ने पर 24 हो रहा है। गुणनफल कह रहा है 143 है, तो x गुणा y करेंगे तो 143 होगा। अब मान लीजिए यहाँ तो 143 दिया है, 143 देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा था कि 143 को हमेशा याद रखें, ये अलग अलग सवालों में आपसे पूछा जाएगा। 143 का मतलब होता है 11 गुणा 13। तो आप यहाँ जब देखेंगे सवाल में कि 11 गुणा 13 ही 143 होता है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा। इसका मतलब x की वैल्यू आप 11 मान लें, y की वैल्यू 13 मान लें, तो ये सवाल यहाँ से हो जाएगा। x गुणा y बराबर 143 है, और 13 और 11 को जब आप जोड़ के देखेंगे दोनों 24 हो रहा होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी 11 और 13 ही वो संख्या रही होंगी। अब सवाल पूछ रहा है इनके वर्गों का योगफल बताइए। आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ रहा होगा, 13 का करेंगे तो 169 आ रहा होगा। दोनों को जोड़ देंगे और एक 10 जीरो आ रही होगी लास्ट में। एक ही ऑप्शन के लास्ट में जीरो थी, पूरा भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरा उत्तर आ गया। अब मान लीजिए ऐसा ही सवाल आपके पेपर में आ जाए। यहाँ तो 143 दे रखा था उसने, तो आपने देखते ही बताया कि 11 गुणा 13 हो जाएगा। कोई ऐसी संख्या दे देता जहाँ कॉम्बिनेशन 1 से ज़्यादा बन रहा होता, यहाँ 11 और 13 का गुणा है, वहाँ कॉम्बिनेशन और कोई ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन रहे होते, तो इस सवाल को आप कैसे करते। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा जहाँ आप सोच ना पाएँ संख्याएँ, तो आप सिंपल जाके जो गुणनफल दे रखा है, जैसे 143 दे रखा था, तो उसके आप गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ 11 से भाग देंगे। जब आप इसके चेक करेंगे किससे भाग जा रहा है, तो आप पहुँचेंगे 11 से भाग जाता है 13 बार और 13 से जाता है 1 बार। तो इस तरह जब आप इसके गुणनखंड कर लेंगे तब यहाँ से आपको सोचने में आसानी होगी कि संख्या क्या क्या रही होंगी। ये तो 11 13 सीधे सीधे है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, जब आप अटक जाएँ ऐसे सवाल में, तो उसके गुणनखंड करें, फिर कॉम्बिनेशन बनाकर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में यही होगा। जितने भी हमारे अग्निवीर हैं, अग्निवीर और पुलिसवीर, मेरा मतलब जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग खुला रखेंगे तो सवाल अपना उत्तर दे रहा होगा। आज की वीडियो में जो मेन कंसेप्ट है वो ये है, शब्दों से समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, शब्दों से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो जितने भी सवाल बीजगणित, अलजेब्रा बेस्ड आते हैं नंबर सिस्टम के या किसी भी चैप्टर के, तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक चीज़ जो मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूँ वो ये है कि अंकगणित शब्दों का खेल है। अगर शब्दों को आप अंकों में परिवर्तित करना जानते हैं तो अंकगणित आपके लिए हलवा है, बहुत आसान हो जाएगा। और यही चीज़ आप नहीं जानते तो आपके लिए दिक्कत है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, वह संख्या क्या है। सवाल मुझे लग रहा है आपकी समझ में आया होगा। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे आप उसे सॉल्व करिए। जो जो चीज़ें दी गई हैं उसकी आप इक्वेशन बनाना सीखिए। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, मैंने कहा x कोई पूर्णांक है, इसका 5 गुना 5x हुआ। पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से, यानी उस संख्या मतलब x के वर्ग के 2 गुने से, इसका वर्ग किया 2 गुना किया, इससे 3 कम है, यानी इसमें से 3 कम कर दूँ तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो रही होंगी। ये इतनी सी बात जैसे ही आप अपने
अपने कॉपी पर लिख लेंगे, आपका सवाल सॉल्व हो चुका होगा। कैसे सॉल्व हो चुका होगा? अब आपको जो x है यही तो संख्या है, यही ऑप्शन में दे रखी है, आप सीधा एक ऑप्शन उठाना शुरू करेंगे शुरू से और x की जगह रख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो ये 15 हो रहा होगा, 5 गुना 3, 3 रखेंगे 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 3 जाएंगे तो ये भी 15 हो रहा होगा। मान लीजिए यहाँ तो पहला ऑप्शन रखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3 ही इस सवाल का सही जवाब है। कभी कभी क्या होता है कि चौथा ऑप्शन आपका सही होता, तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन से चेक करते हुए चौथे तक आते, उसमें आपका ज़्यादा समय लग जाता, और आप यहीं से अगर x की वैल्यू निकाल देते तो हो सकता है उसमें आपको कम समय लगता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको ये डिसाइड करना है सवाल पढ़कर, सवाल पढ़ने के पढ़ते पढ़ते 5 सेकंड में ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि किस अप्रोच से आपको ये सवाल सॉल्व करना है, ऑप्शन से करना है या किस तरह से करना है। इसी सवाल को अगर ऑप्शन से सॉल्व करना होता तो देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, पहला ऑप्शन से आप करते, 3 का 5 गुना होता है 15। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, 3 किया 9, 9 दूनी 18 से 3 कम 15, यानी 3 पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। आप ऐसे भी इस सवाल को सॉल्व कर पाते, लेकिन आप बिना पेन उठाए सवाल को सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, 3-4 साल आपने गणित पढ़ा होगा। अदरवाइज आप इसे केवल देखकर बिना पेन उठाए सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर है कि आप सीख लें इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, समीकरण कैसे बनाया जाता है दिए गए सवाल को देखकर। आइए तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 75 है, अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। आप देख रहे होंगे ये सभी सवाल पेपर में आए हुए हैं और कोई कोई सवाल तो लगातार रिपीट हुआ है। दो संख्याओं का योगफल 75 जैसे ही आपने देखा तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो ख्याल आएगा वो आएगा 50 और 25 75 होता है, अंतर भी 25 है। आप कहेंगे 50 में से 25 गए तो अंतर 25 हो गया। आप कहेंगे 50 और 25 वो संख्याएं हो गई, जब उन दोनों का गुणा करेंगे तो 50 गुणा 25 करेंगे तो 25 पंजे 125, एक जीरो पीछे है, 1250 सवाल का उत्तर आ रहा होगा। लेकिन मान लीजिए कभी सवाल ऐसा आ गया कि आप सोच नहीं पा रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 75 है, आपको वो संख्या नहीं मिल रही, मान लीजिए योग वाली संख्या मिल गई, अंतर पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? जब सवाल फंसेगा तो अच्छी अप्रोच, बेहतर अप्रोच यही है कि आप इक्वेशन पे जाएं। दो संख्याओं का योग 75 उसने दिया, आपने दो संख्या जोड़ी 75 कर दिया, अंतर उसने 25 दिया, आपने दोनों का अंतर निकाला 25 किया। अगर आपको थोड़ा सा भी बीजगणित आता है तो आप जानेंगे कि जब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, जब x प्लस वाई और x माइनस वाई को जोड़ूंगा तो y से y कट रहा होगा, 2x की वैल्यू 100 आ रही होगी और x की वैल्यू आ रही होगी मेरे पास 50, यानी एक संख्या 50 हो गई, दूसरी संख्या कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। 75 में से 50 घटा देंगे तो 25 आ रहा होगा उत्तर। तो मुझे लगता है इक्वेशन बनाकर सवाल को सॉल्व करना हमेशा एक बेहतर अप्रोच है। जब आपका सवाल, जब आप सोच ना पाएँ संख्याएं ना सोच पाएँ तो फटाफट आपको इक्वेशन बनानी है। आपको ये सब नहीं, सवाल से लड़ना नहीं है पेपर में कि नहीं इसे तो मैं संख्या सोच कर ही सॉल्व करूंगा, मैं एक्स मानूंगा ही नहीं। आपको सारे साम दाम दंड भेद, आपको सारे रास्ते, आपको अगर दिल्ली जाना है तो आपको सारे रास्ते पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ होकर आप दिल्ली जा सकते हैं। मान लीजिए किसी रास्ते पर ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक से मेरा मतलब है आप जा रहे थे, आप सोच रहे थे सॉल्यूशन, आपका अचानक दिमाग आपका कहीं और चला गया, आप सोच ही नहीं पा रहे उससे आगे, मतलब ट्रैफिक आ गया रास्ते में, तो आपको दूसरा रास्ता भी पता होना चाहिए कि और किस रास्ते पर मैं जा सकता हूँ दिल्ली तक। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है, दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रम से 5 एवं 6 है, उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। मैंने अभी कहा था जब भी ये सवाल कांस्टेबल के पेपर में आएगा तो आप देखते ही, जब सवाल को आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा भी आपको प्रैक्टिस है गणित की, तो आप देखते ही पता कर लेंगे कि किन संख्याओं की बात कर रहा है। दो संख्याओं का योगफल 5 है, गुणनफल 6 है। ऐसी संख्या कौन सी होती है भाई? 3 और 2 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 दो संख्या आपको मिल जाएंगी। आप कहेंगे एक संख्या 3 रही होगी, एक संख्या 2 रही होगी, सिंपल। और उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। वर्गों के व्युत्क्रम, 3 का वर्ग कितना हुआ भाई? 9, 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब 1/9 और 1/4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। वर्गों के व्युत्क्रमों का योग, वर्ग किया मैंने, वर्ग किया, वर्गों के व्युत्क्रम लिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 36 एलसीएम आ रहा होगा, 4 1 4 और 9 1 9, 13/36 इस सवाल का उत्तर आ रहा होगा। 13/36 आप जब देखेंगे ऑप्शन, 13/26 ऑप्शन जो ए दिया गया है वो 13/36 है। आप पहुंच जाएंगे कि 13/36 इस सवाल का सही जवाब है। इस सवाल को आप बिना अगर पेन उठाए सॉल्व करना चाहें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्रम से 5 और 6 हैं, आप कहेंगे 3 और 2 तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है तो सिंपल 9 1/9 और 1/4 आपको जोड़ना है। 9 चौक 36 एलसीएम आएगा। देखेंगे किस ऑप्शन के नीचे 36 है, एक ऑप्शन था उसका उत्तर आप लगा देंगे। ये तो हुआ जब आपने संख्याएं सोच ली। मान लीजिए आप संख्याएं सोच ना पाएँ तो उस कंडीशन में भाई क्या करते? जब आप संख्याएं सोच नहीं पाएँ तो उस कंडीशन में एक ही आपके पास जरिया बचता है, वही इक्वेशन बनाना ही बेहतर अप्रोच है। आप x + y करेंगे 5 हो रहा होगा और x × y करेंगे 6 हो रहा होगा। तो मैंने अभी क्या बताया था पहले सवाल में जो 143 है, जब भी आपको गुणनफल वाली चीज़ देगा आप उसके गुणनखंड कर लेंगे। 2 से भाग गया 3 बार, 3 से भाग गया 1 बार, आपको मिला 2 और 3, 2 और 3 जोड़ा 5 हुआ, 3 × 2 करा
तो 6 हुआ। यानी एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है, जब भी थोड़ा सा टफ सवाल होगा तो एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनने होंगे, वहाँ आपको सोचना पड़ेगा कौन सी संख्या है। अगली वीडियोज़ में हम ऐसे भी सवाल देखेंगे जहाँ एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे और आप फंस जाएंगे कि इसका आंसर, इसकी वो संख्याएं मैं कौन सी लूँ जिससे सवाल सॉल्व हो। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल कह रहा है एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या बताइए। इस सवाल को जब आपको सॉल्व करना हो आप क्या कहेंगे, भाई 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। यानी 75 और 31 के बीच में जो जोड़ा गया है, 31 में जो जोड़ा जाएगा 75 में जो घटाया जाएगा, वो चीज़ 2 बार आ गई 31 और 75 के बीच में। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस हुआ 44, क्योंकि 44 2 बार जोड़ने से आया है तो संख्या एक बार क्या रही होगी, 22 रही होगी। तो 31 में जोड़ने पर संख्या मिलती है, तो 31 में जब आप 22 जोड़ेंगे तो 53 आप पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे 53 इस सवाल का जवाब होगा। ये तो मान लीजिए मैंने सोच लिया, अब मान लीजिए पेपर में सोच नहीं पा रहे इतना, तो कैसे होगा इस सवाल का सॉल्यूशन। तो वही अप्रोच है, यानी संख्या में से 31 घटाने पर जो आएगा वही 75 में से संख्या को घटाने पर आएगा। आप इतनी चीज़ सोच पा रहे होंगे। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जब आप x, आपको पता है ये x वही संख्या है जो मुझे पूछ रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं ऑप्शन रख के ऑप्शन में ऑप्शन से x का मान रखूं तब ये चेक करूं, लेकिन ये ऑप्शन डी सही है। जब तक आप ऑप्शन डी पे जाएंगे आप 20 से 25 सेकंड अपनी ख़राब कर चुके होंगे। क्या उससे बेहतर अप्रोच ये नहीं है कि मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल लूँ। इस इक्वेशन में कौन सा बड़ी बात है, कौन सा ज़्यादा समय लगने वाला है x की वैल्यू निकालने में। आप x को इधर लेके जाएंगे 2x हो जाएगा, आप 31 को इधर लेके जाएंगे तो जुड़ जाएगा। 75 में 31 जोड़ेंगे, 5 और 1 6 हुआ, 7 और 3 10 हुआ, 106 हुआ। अगर 2x की वैल्यू 106 है तो 1x की वैल्यू 53 आ रही होगी। आप सिंपल 10 सेकंड में उत्तर लगा रहे होंगे, 53 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ इन सवालों के माध्यम से वो आप समझ रहे होंगे। यहाँ सवालों को लेकर आप ये ना सोचें कि सवाल टफ लिए हैं या ईजी ले लिए हैं। ऐसे ही ज़्यादातर सवाल कांस्टेबल के पेपर में पूछे जाते हैं और सब इंस्पेक्टर तक के पेपर में ये सवाल आते हैं। अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल 6वां सवाल है, कह रहा है संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एक अप्रोच तो क्या है इस सवाल में, आपने देखा कि संख्या को 7 से गुणा करना है और सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए। संख्या यहाँ दे रखी है। एक अप्रोच तो ये है कि मैं ऑप्शन ए में 7 से गुणा करूँ, देखूँ क्या सभी अंक 3 आ रहे हैं। ऑप्शन बी में करूँ क्या सभी 3 आ रहे हैं। जिस ऑप्शन के साथ मुझे 3 3 3 मिल रहे हैं वो ऑप्शन मेरा सही हो जाए। लेकिन क्या ये बेहतर अप्रोच नहीं है। क्या बेहतर अप्रोच है, आप कहें कि संख्या मान लीजिए x है, उसमें 7 गुणा करने पर सभी अंक 3 3 3 आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कितने 3 आए, 3 3 3 अंक इसमें आ गए। एक तरीका है कि आप ऑप्शन से चेक करें। ऑप्शन मान लीजिए अगर ऑप्शन डी सही है तो वहाँ आपका समय बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। लेकिन आप सीधा आप समीकरण बनाना जानते हैं। आपको पता है x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस संख्या में आपको 7 का भाग देना है। आप जैसे ही 7 का भाग लगाना शुरू करेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए 7 का भाग दिया तो 7 चौके 28। आपने 7 के साथ ऑप्शन भी देखते रहने, सब में 4 है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 7 चौके 28, कितना बचा 5 53, 7 सत्ते 49, कितना बचा 49, 4 बचा 43 और 7 छिंगे 42, 1 बचा। आप देखेंगे 476 किस ऑप्शन में पहले आ रहा है। आप जब देखा कि ये ऑप्शन भी है ये ऑप्शन भी है तो अभी आपको और आगे करना है। 7 छिंग 42 था, 1 बच रहा था, 13 हो रहा था, 7 एकम 7, 6 के बाद 1 किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन मेरा बचा सी। तो ये ऑप्शन हुआ मेरा सही जवाब। अब आप बताइए इसी सवाल को अगर आप गुणा करके कर रहे होते, आप ऑप्शन ए में गुणा करते, ऑप्शन बी में गुणा करते, तब जाके ऑप्शन सी का आप गुणा करते और मान लीजिए गुणा कहीं गलत हो गया तो आपका उत्तर भी गलत टिक हो जाता। तो ये मुझे लगता है एक बेहतर अप्रोच है, इसीलिए मैंने ये सवाल लिए हैं, इसीलिए ये सवाल मैं लेके आया हूँ ताकि आपको पता लगे कि समीकरण बनाना कोई इतना बुरा नहीं है। समीकरण बनाने से अगर मेरा सवाल जल्दी सॉल्व हो जा रहा है तो क्यों ना मैं समीकरण बना लूँ। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है और सवाल में लिखा है एक संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या नहीं। इससे पहला सवाल अभी बचा हुआ है। ये सवाल है किसी संख्या का 4/5। देखिए किसी संख्या का 4/5, मुझे नहीं पता संख्या क्या है। किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 से, उसी संख्या के 3/4 से 8 अधिक है, तो कह रहा है संख्या बताइए संख्या क्या होगी। इस सवाल में आप कई अप्रोच इसमें लगा सकते हैं। पहला तरीका आप ऑप्शन से भी इस सवाल में जा सकते हैं। आपने कहा किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या के 3/4 से 8 अधिक है। आप ऑप्शन ए बी सी डी आप चेक करते हुए जाएं, आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, सही उत्तर टिक कर लेंगे। लेकिन क्या इसमें भी समीकरण बनाना एक अच्छा अप्रोच नहीं होगा। आप मुझे बताइए संख्या का 4/5, संख्या को आप संख्या ही रहने दें, मैंने कहा x मान लेते हैं। x का 4/5 बराबर है x के 3/4 से 8 अधिक है। एक तो तरीका ये हुआ कि आप इस समीकरण को सोल्व करें। इसमें एक और अप्रोच हो सकती है, जब भी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे दे देगा, फ्रैक्शन से मेरा मतलब है जब भी बटे में, जब भी परसेंटेज वैल्यू, रेशो वैल्यू, परसेंटेज में वैल्यू दी गई हो, रेशो में दी गई हो, उन सबका मतलब है कि वो फ्रैक्शन उसने दिया है। उसने कहा संख्या का 4/5 और संख्या का 3/4। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, जब भी फ्रैक्शन देगा, इस चीज़ को हम परसेंटेज चैप्टर में बहुत अच्छे से, रेशो चैप्टर में और बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम कैसे संख्या मानते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि कहाँ
x मानने से जल्दी काम हो जाएगा। अब इस सवाल में देखिए x मानने से आपका काम जल्दी नहीं होगा। इस सवाल में आप संख्या मान सकते हैं। संख्या कैसे मान सकते हैं? जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो वहाँ हम संख्या मानने की कोशिश करेंगे। हम x की जगह कोशिश करेंगे कोई ऐसी संख्या मान लें जिससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। सवाल जब आप संख्या मानेंगे आपको पता है कि संख्या का 4/5 निकालना है, तो ऐसी संख्या माननी है जिसमें 5 से भाग चला जाए, लेकिन उसी संख्या में आपको 4 से ही भाग देना है। तो ऐसी संख्या देखिए जिसमें 5 से भी भाग जाए 4 से भी जाए, तो इन दोनों का गुणा ही ले लीजिए। मैंने कहा वह संख्या 20 है, आप मान लें कि वह संख्या 20 है। मैंने कहा वह संख्या 20 है, तो संख्या का 4/5 संख्या के 3/4 से 8 अधिक है। अब देखिए संख्या का जब आप 4/5 निकाल ले होंगे तो 16 आ रहा होगा, और वहीं जब आप 3/4 निकाल ले होंगे तो 4 पंजे 20, 5 15 आ रहा होगा। आपने देखा कि भाई कितना अधिक है 4/5, आपने देखा 1 अधिक है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि भाई 8 अधिक है। तो इससे मैंने कहा 1 यूनिट की वैल्यू उसने 8 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 दे रखी है। निकालना क्या है? संख्या निकालनी है। संख्या मैंने क्या मानी थी? 20। अगर 1 की वैल्यू 8 के बराबर है तो 20 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 8 दूनी 16, 160 के बराबर। आप ऑप्शन सी पे सीधे पहुंच जाएंगे, आपका उत्तर बहुत आसानी से आपके सामने आ रहा होगा। तो इससे आपकी समझ में क्या आया कि कहाँ मुझे संख्या माननी है। जब फ्रैक्शन दे देगा तो आप x को भूल जाएंगे, सीधा संख्या मान लेंगे। इसीलिए गणित में, क्योंकि परसेंटेज का आप जब आप वेटेज देखेंगे गणित में, तो आपका परसेंटेज चैप्टर में है। परसेंटेज के अलावा प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, एसआई में, सीआई में, इसके अलावा रेशियो में भी फ्रैक्शन की बात करता है। इसलिए आधे गणित में हम संख्या मानकर सवाल को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। उम्मीद है मेरी मेहनत को आप समझ पा रहे होंगे। जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ फ्रैक्शन से काम होगा, कहाँ x से काम होगा, कहाँ संख्या से काम होगा, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अभी देखिए एक और सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए। अब देखिए इस सवाल को जब आप करेंगे आप ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन से जब आप ये सॉल्व करने लगेंगे, एक संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। संख्या बताइए। आप देखेंगे ऑप्शन ए, 14 में आपने 21 जोड़ा, आपने 14 में, ऑप्शन ए से आप जैसे ही गए आपने 14 में 21 जोड़ा, आप कहाँ पहुँचे? 4 1 5, 2 1 3 35 पे पहुँचे। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 21 जोड़ा जाए तो 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। 14 का 3 गुना क्या होता है भाई? 14 या 42, 42 में से 7 गया तो कितना बचा? 35। आपका ऑप्शन ए ही सही जवाब हो गया, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ए सही है, इसलिए आप जल्दी से आपने कर लिया। ऑप्शन डी अगर सही होता आपको देर लग जाती। तो ऐसे सवाल में आपको कैसे सोचना है? संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। मुझे एक चीज़ बताइए, यह कोई संख्या है, इसमें जैसे 21 जोड़ा तो वह 3 गुनी से 7 कम हो गई। 3 गुनी से 7 कम, इस चीज़ को आप समझिए। 3 गुनी, 1 गुनी तो संख्या खुद हुई, यानी कि 2 गुनी से 7 कम। यानी जो 21 है, मैं ये नहीं कह सकता कि यह संख्या के 2 गुने से, यह संख्या के 2 गुने से 7 कम है। तो संख्या का अगर मुझे 2 गुना निकालना हो, संख्या के 2 गुने से 7 कम है 21। अगर 2 गुना मुझे संख्या का निकालना हो तो मैं 7 जोड़ दूँ 21 में, 21 में 7 जोड़ेंगे तो आप 28 पे पहुंच जाएंगे। 28 संख्या का 2 गुना है, 14 दूनी 28, 14 सवाल का उत्तर आ रहा होगा। आपको ऐसे सोचना है पेपर में, सवाल को देखकर आपके दिमाग में अप्रोच आ जानी चाहिए। कैसे सोचेंगे इस सवाल में कि एक संख्या में 21 जोड़ा जाए तो 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। 1 गुनी तो संख्या खुद हुई, तो 2 गुनी से 7 कम 21 है। 21 में 7 जोड़ा तो संख्या 2 गुनी बन गई, 28 हुआ, 14 दूनी 28, 14 सवाल का उत्तर आ रहा होगा। ऐसे आप सवाल को पेपर में नेस्तनाबूद कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे इन सवालों को। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या आपसे जानना चाह रहा है? 8वां सवाल हम कर चुके हैं। 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल मुझसे जानना चाह रहा है कि संख्या व उसके व्युत्क्रमों का योग 2 है। वह कह रहा है कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो वह संख्या बताइए। तो संख्या मैंने क्या बताया? x कोई संख्या है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। मुझे लगता है व्युत्क्रम आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी संख्या का व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि 1/में उस संख्या को लिख दीजिए, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब मुझे बताइए x + 1/x है और कह रहा है इनको जोड़ा जाता है तो 2 हो जाता है। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से जाएं, 0 में 0 का व्युत्क्रम जोड़ें, 0 + 0/0, 0 ही होगा, 2 नहीं होता, सवाल गलत हुआ। ऑप्शन बी पे आप गए 1 + 1/1, दोनों 1 हुए, 1 और 1 2 हुआ, आप सही उत्तर पर पहुंच गए। दूसरा, जब आप ना पहुंच पाएँ बहुत जल्दी तो आप ऐसे इक्वेशन बना लें। इक्वेशन में अब आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको पता है 0 रखने पे 2 नहीं होता, लेकिन यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस सवाल के सही जवाब पर आप पहुँच जाएंगे। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब आ रहा होगा। एक सवाल और देखिए। सवाल कह रहा है संख्या में 1/2 जोड़कर, कोई संख्या है उसमें 1/2 जोड़कर उसका 3 गुना किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। मैंने कहा संख्या में 1/2 जोड़कर, मैंने कहा x कोई संख्या है, इसमें 1/2 जोड़कर इसका 3 गुना किया तो क्या प्राप्त हुआ भाई मुझे? तो 21 प्राप्त हुआ। संख्या बताइए। ये तो हुआ समीकरण बनाकर। इसी सवाल को पढ़ते पढ़ते अगर आप अप्रोच से सोचेंगे तो आपने देखा कि 3 गुना किया जाए, 3 गुना किया तो 21 हो गया, यानी कि संख्या का 1 गुना क्या रहा होगा? संख्या का 3 गुना किया 21 हुआ, 3 गुना करने पे 21 हो रहा है, तो संख्या 7 रही होगी, 7 या 21 होता है, 7 रही होगी। 7 कब है? जब उसमें
1/2 जोड़ा है, 1/2 मतलब आधा जब जोड़ा है, तो 7 में से आधा जब आप घटाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे कि 7 में से आधा घटाने पे 6.5 बनता है, यानी 6.5 बनता है। आप सही जवाब पर पहुंच जाएंगे। इतना ना सोच पाएँ तो आप सीधा एक्स अप्रोच लगाएंगे। आप देखेंगे 3 यहाँ गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, ये 7 हुआ, तो एक्स में आधा जोड़ा और 7 हुआ, तो आपने देखा किस संख्या में मैं आधा जोड़ूँ कि 7 हो जाए। आप कहेंगे कि भाई 6.5 में आधा जोड़िए 7 हो जाएगा। उत्तर आपका हुआ ऑप्शन ए। और मुझे लगता है ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। एक सवाल और आप देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे है। इस सवाल में देखिए आप, जैसे ही इस सवाल में आप संख्या मानने की कोशिश करेंगे ये सवाल हमेशा गलत हो जाएगा। ये मैं इतना मिटा देता हूँ और इस सवाल को आप पढ़िए। आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है 2048 है, एक संख्या दूसरी से 2 छोटी संख्या पूछ रहा है। इस सवाल के माध्यम से मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए। इस सवाल में पहला पॉइंट दिया गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। मैं कहूँ एक संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 रही होगी, और कह रहा है उन दोनों का गुणनफल 2048 है। आप जब इस सवाल में ऐसे मान लेंगे, एक संख्या 1 मान ली, दूसरी संख्या 2 मान ली, तो आप देखेंगे दोनों का गुणनफल हुआ 2। अगर आप 2 की वैल्यू मान लेते हैं 2048, तो आप पाएंगे कि 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1024, यानी कि एक संख्या 1024 हुई, और अगर ये संख्या 1024 है तो इसका दूसरी संख्या डबल है, डबल यानी 2048 हो गई दूसरी संख्या। लेकिन सवाल तो कह रहा था कि दोनों का गुणनफल ही 2048 है, यहाँ तो एक संख्या मेरी 2048 निकल के आ गई। तो ऐसा सवाल जहाँ गुणनफल दे रखा हो, जब भी वो कह देगा सवाल में कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो तब अगर आप सीधा नंबर मान लेंगे तो वह सवाल आपका गलत हो जाएगा। पूरे अंकगणित में देखेंगे कि ऐसा सवाल जहाँ रेशो दे रखा है और गुणनफल करवा रहा है, रेशो के चैप्टर में अगर आप रेशो चैप्टर खोल के देखेंगे वहाँ आपको ऐसे कई सवाल मिल जाएंगे जहाँ संख्याओं का गुणनफल करवा रहा है। और जैसे ही आप संख्या ऐसे मानेंगे 1 और 2 मानेंगे, तो आप जब आप उनका गुणा करेंगे नॉर्मल सवालों की तरह उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर गलत आ रहा होगा। वो गलत क्यों आ रहा है वो आप समझने की कोशिश करिए। आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं ऐसे x मानता हूँ तो मैं कहूँगा एक संख्या x रही होगी और दूसरी संख्या 2x रही होगी। अब वो इनके गुणनफल की जैसे ही बात करेगा तो आप कहेंगे 2x², इनका गुणा होगा 2 × 2 x का गुणा x में x², यानी 2x² की वैल्यू 2048 आ रही होगी। यहाँ लिख ले रहा हूँ 2x² की वैल्यू 2048 आ रही होगी, 2048 आ रही होगी। आप देखेंगे एक x² की वैल्यू 1024 आ रही होगी, यानी जो भी संख्या है उसका वर्ग करने पे 1024 मुझे मिलता है। तो किसका वर्ग 1024 होता है? तो आप कहेंगे 1024 होता है 32 का वर्ग। कैसे निकालेंगे भाई वर्ग? एक तो गुणनखंड विधि है, आप गुणनखंड करें, 1024 के गुणनखंड करें, फिर उसमें 2 के जोड़े बना लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो हमने भाग विधि सीखी थी, भाग विधि से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप पीछे से 2 के जोड़े बनाते हैं। आप कैसे करते हैं भाई? पूर्ण वर्ग एक संख्या लेते हैं, जब भाग देते हैं तो वर्ग में उसका भाग जाना चाहिए। जैसे 3 लिया तो 3 तिया 9 मैं दूंगा, 1 बचा, 24 मैंने उतार लिया नीचे। उतारना होता है हमेशा जोड़े में। अब इसको यहाँ जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना हुआ? 6। अब आपको भाग देना है, जैसे कि मैंने मान लीजिए 2 बार इसमें भाग दूंगा, तो इसका मतलब है जितनी बार भाग देंगे उतना यहाँ लिखेंगे, उतना यहाँ लिखेंगे। तो 62 दूनी कितना होता है? 124। ये तरीका हुआ। ये जो संख्या है ये वो संख्या मिली जो मुझे चाहिए थी, यानी 32 का वर्ग होता है 1024। एक तरीका ये होता है। बाकी जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में देख लूँगा किस संख्या का वर्ग 1024 है, उसके हिसाब से भी इस सवाल को सॉल्व कर पाऊंगा। तो इस अंतिम सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कहाँ x को बिना माने काम चल ही नहीं सकता। मान लीजिए आपने ऐसे बहुत सारे सवाल किए तो आपके दिमाग में रहेगा कि वर्ग हो रहा होगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, तब आप सही जवाब तक पहुँच पाएंगे। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताने की कोशिश की वो ये थी कि कहाँ आपको x मानना ही है, कहाँ आपका x मानने से काम हो जाएगा, कहाँ आपका समीकरण लगाने से सवाल जल्दी सॉल्व हो रहा है, कहाँ आप ऑप्शन से जल्दी सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आपको सारे रास्ते पता होने चाहिए कैसे सवाल को सॉल्व करना है। आपको ये नहीं कहना कि नहीं भाई मैं तो संख्या मान कर ही सवाल को सॉल्व करूँगा या इक्वेशन बनाकर ही सवाल को सॉल्व करूँगा। आपको सारी चीज़ें, सारी टेक्निक आनी चाहिए। तो आप सभी टेक्निक पे काम करें और जो आपको पेपर के टाइम पे याद आ जाए, जो आपको पेपर के टाइम पे बेहतर ढंग से याद आ जाए, उससे आप सवाल को दुरुस्त कर दें, सवाल को ख़त्म कर दें। चलिए, उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। और इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि 12 बंदर 12 केले 12 दिन में खाते हैं, तो एक बंदर 1 केला कितने दिन में खाएगा? दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब कि मान लीजिए 8 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा कपड़ा है जिसका मूल्य 8 रुपये है। 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, इस कपड़े का मूल्य क्या होगा? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। 8 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा कोई कपड़ा है, उसका मूल्य 8 रुपये है। अब मुझे बताइए 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा कपड़ा है तो उसका मूल्य कितना होगा? पहला सवाल और आखिरी सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इन सवालों के जवाब आप देंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे, क्यों कहा जाता है कि अंकगणित शब्दों का खेल है और शब्दों से कैसे आपको पकड़ना है, कैसे एक्वेशन बनाना है, कैसे सवाल को ख़त्म करना। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।